तो मौर्य वंश भारत के इतिहास में क्या महत्व रखता है, इसके ऊपर हम चर्चा करें। तो पहला ये महत्व है कि देश का प्रथम मुक्तिदाता शासक था। अभी मुक्तिदाता शासक क्यों था? चाणक्य भारत का प्रथम मुक्तिदाता शासक क्यों था? इस वजह से था क्योंकि इसने भारत पर से यूनानियों की जो दासता थी उससे भारतीयों को निकाला था। यानी कि भारतीयों पर जो यूनानियों का आधिपत्य था उस आधिपत्य से भारतीय लोगों को क्या किया था? मुक्त किया था। इस वजह से देश का प्रथम मुक्तिदाता शासक भी किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। या यूं कह सकते हो आप कि मौर्य वंश को देश का प्रथम मुक्तिदाता वंश भी कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें, सर्वप्रथम चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को व्यवहारिक रूप मिला। अब चक्रवर्ती सम्राट का मोटे शब्दों में, सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में अर्थ ये निकलता है कि एक बहुत बड़े साम्राज्य पर एक छत्र शासन करना, जिसका लोहा प्रति कोई भी शासक ना ले सके। यानी कि सारे जो आसपास के छोटे मोटे जितने भी शासक है वो आपकी दीनता स्वीकार करेंगे और आप पूरे एक विस्तृत साम्राज्य पर एक छत्र शासन करें, ये चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा होती है। तो ये जो अवधारणा थी इसे वास्तविक रूप दिया गया, व्यवहारिक रूप दिया गया, इसको धरातल पर उतारा गया, इसको करके दिखाया गया। तीसरी बात यह थी कि सर्वप्रथम देश का राजनीतिक एकीकरण या अखंड भारत की नींव पड़ी। अखंड भारत की नींव कब से मानी जाती है? मौर्य साम्राज्य से। हालांकि भारत का इतिहास अनंत है। भारत का इतिहास अब जैसे कोई दूसरे देशों के तरह नहीं है कि ये फलानी ईस्वी से शुरू हुआ, ऐसा पूर्व से शुरू हुआ, ये ऐसे इस घटना से माना जाता है, ये कोई व्यक्ति था जिसने इतिहास लिख दिया, ऐसा नहीं है। भारत में इतिहास मान तो रामायण और महाभारत काल से मान सकते हैं, भारत में इतिहास माने तो सतयुग से मान सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में जिसका हमारे पास स्पष्ट साक्ष्य है, जिसके स्पष्ट साक्ष्य है, उसकी बात करें तो सर्वप्रथम देश का राजनीतिक एकीकरण या अखंड भारत की नींव किस वंश के काल में आई? तो वो वंश था मौर्य वंश। इस बात को ध्यान रखिए। अब बात करें, सर्वप्रथम विशाल व सुव्यवस्थित नौकरशाही स्थापित की गई। सर्वप्रथम विशाल व सुव्यवस्थित नौकरशाही यानी कि प्रशासन स्थापित किया गया। कैसे? हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है, 26 प्रकार के अलग अलग अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, सैन्य व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, सैनिक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इवन जो दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध थे और दूसरे देशों में हमारे जो जासूस थे उनका भी उल्लेख मिलता है। तो ऐसे इनकी पूरी वेल मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? उसकी सबसे पहले व्यवस्था कहाँ मिलती है? तो मौर्य काल में मिलती है, मौर्य वंश में मिलती है। इस बात को याद रखिए। और एक किस्सा भी इसके बारे में प्रसिद्ध है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक अचानक से एक दिन चाणक्य आई और चाणक्य ने कहा कि आज मैं आपके गुरु के या आपके प्रधानमंत्री की हैसियत से आपके दरबार में नहीं आया हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोले, तो गुरु किस लिए आप आए हो, किस हैसियत से आए हो? तो उन्होंने बोला, मैं एक याचिका करने के लिए आया हूँ, एक याचक के रूप में आपके दरबार में आया हूँ और हे राजन, मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए और मैं 2 महीने एकांतवास में जाकर के चिंतन मनन करना चाहता हूँ और इस समय इस काल में मुझे कोई आकर के तंग न करे और स्वयं आप भी मुझसे नहीं मिलेगा। इस प्रकार की 2 महीने की छुट्टी लेकर के चाणक्य महाराज कहीं चले जाते हैं बाहर। लेकिन पीछे से बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर थे जिनका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर, वो दरबार में आते और सेल्यूकस निकेटर चाणक्य से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य बार बार समझाते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता, आप उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन सेल्यूकस निकेटर की बार बार विनम्र प्रार्थना करने पर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो खुश हो मतलब राजी हो जाते हैं और उनको अनुमति दे देते हैं कि आप जाकर के चाणक्य से मिल सकते हो। जब सेल्यूकस निकेटर और चाणक्य मिलेंगे तो चाणक्य उनका आदर सत्कार करेंगे और सेल्यूकस निकेटर भी उनका आदर सत्कार करेंगे। ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात, अब सेल्यूकस निकेटर बोलेंगे कि आपने मेरा बहुत ज्यादा मान सम्मान किया, आपने मेरा ख्याल रखा, आपका धन्यवाद। चाणक्य भी बोलेंगे, हाँ मैंने वास्तव में आपका पूरा ख्याल रखा। तो फिर सेल्यूकस निकेटर सवाल करते हैं कि आपने मेरा ख्याल कैसे रखा? तो चाणक्य जवाब देते हैं कि जब से आप जहां से आप चले, जिस स्थान से आप चले, आप जिस परिवहन से आए, जिस रास्ते से आए, आपके साथ कौन कौन था, आप भारत कैसे यानी कि हमारे देश में हमारे राष्ट्र की सीमा कैसे पहुंचे, हमारे दरबार में कैसे आए, दरबार में आपसे कौन कौन मिला, आपने अपनी पुत्री हेलेना के साथ क्या क्या बातचीत की, हेलेना से बातचीत करने के बाद आप मेरे पास आए और मेरे पास आने से पहले और इस रास्ते में आपने किस किस व्यक्ति के साथ क्या क्या बातचीत की, उस सारी बातों की जानकारी मेरे पास है। तो यानी कि कितनी जबरदस्त गुप्तचर व्यवस्था थी उस समय मौर्य काल में, ये देखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मौर्य वंश में या मौर्य काल में स्थायी सुव्यवस्थित प्रशासन या सुव्यवस्थित नौकरशाही का उल्लेख मिलता है।
इसके बाद बात करें, सर्वप्रथम विदेशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए। अब ये ध्यान रखना, कूटनीतिक संबंध कैसे स्थापित किए गए, तो इसके लिए क्या नियुक्त किए गए, राजदूत नियुक्त किए गए। इसलिए इसके लिए क्या नियुक्त किए गए, राजदूत, राजदूत नियुक्त किए गए। और ये राजदूत कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के राजदूतों का उल्लेख आता है। पहला जो राजदूत होगा वो होगा निसृष्टार्थ, मैं यहां लिख रहा हूं एक बार इसको मिटा करके। पहला जो शासक आएगा, सॉरी राजदूत आएगा, वो किस प्रकार का है, निसृष्टार्थ, ठीक है, निसृष्टार्थ। दूसरा आएगा वो आएगा प्रीमितार्थ, और तीसरा वो आएगा, वो कौन सा आएगा, शासनहार। यानी कि अर्थशास्त्र में बोल दीजिए या मौर्य काल में बोल दीजिए, 3 प्रकार के राजदूतों का उल्लेख मिलता है। पहला राजदूत होगा निसृष्टार्थ, इसका मतलब है कि इसे किसी भी विषय पर, प्रत्येक विषय पर संधि करने का अधिकार होगा। यानी कि दूसरे देश में कोई राजदूत भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसमें एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो किसी भी विषय के मामले में उस देश के शासक के साथ या उस देश के प्रतिनिधि के साथ कोई भी प्रकार की संधि कर सकते हैं, पूरी अधिकार थे उसको। प्रीमितार्थ की बात करें तो ये कोई गिने चुने मामलों पर संधि कर सकता था, यानी कि विशेष मामलों में से संधि करने का अधिकार था। तीसरा शासनहार, ये केवल मैसेज ही मतलब भेजता था। ये इसका काम ये था कि भारत के शासक की सूचना दूसरे देश के शासक को देनी और दूसरे देश के शासक की सूचना भारत के चंद्रगुप्त मौर्य को देनी, इस प्रकार का काम शासनहार करता था। तो विदेशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की परंपरा भी मौर्य वंश में या मौर्य काल में सबसे पहले सामने, इस बात को ध्यान रखिए। अब बात करते हैं विजय अभियान की, चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान की। तो मैंने पहले ही ये आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिल करके सेना का निर्माण किया, और सेना का निर्माण करने के बाद अब ध्यान रखना कि इन्होंने पहला आक्रमण या पहला अभियान कहाँ किया, मगध पे किया या कहाँ किया, पंजाब पर किया। यानी कि अधिकांश इतिहासकार और विद्वानों के 2 धड़े बने हुए, 2 ग्रुप बन गए। दोनों में कुछ लोग तो कहते हैं कि मगध पर प्रथम अभियान किया गया, यानी कि जब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सेना बनाई तो पहला अभियान कहाँ किया गया, मगध पर। लेकिन दूसरा धड़ा कहता है कि नहीं साहब, पहला अभियान कहाँ किया गया था, पंजाब पर। यानी कि पंजाब पर पहला आक्रमण किया गया या मगध पर पहला आक्रमण किया गया, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिर भी जो ज्यादा मत सही प्रतीत होता है वो कौन सा मत प्रतीत होता है, पंजाब का। लेकिन भारतीय साक्ष्य में, भारतीय जितने भी साक्ष्य मिलते हैं, भारत के जितने भी साक्ष्य मिलते हैं भारतीय स्रोतों में, तो वहां पर पहला आक्रमण कहाँ बताया गया है, मगध पर बताया गया, इस बात को ध्यान रखिए। और जितने भी यूनानी साक्ष्य मिलेंगे, यूनानी स्रोत आएंगे बीच में हमारे सामने, वो सारे क्या बताएंगे कि पहला आक्रमण कहाँ किया गया, पंजाब पर किया गया, इस बात को ध्यान रखिए। तो आगे विजय अभियानों पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए।